बेनीपुर विधानसभा इस बार क्यों खास है, क्या यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, क्या यहाँ का इतिहास रहा है, उसकी हम पड़ताल करेंगे। दरभंगा में ये बेनीपुर विधानसभा है और फिलहाल यहाँ जेडीयू का कब्जा है। क्या इस इलाके में जेडीयू का दबदबा रहा है, ये पार्टी जीतती रही है या किसी खास कैंडिडेट को यहाँ जनता पसंद करती रही है। रंजन जी, अगर बेनीपुर को आप स्कैन करते हैं तो बेनीपुर के रिकॉर्ड्स और मिजाज क्या दिखते हैं? जनता पूछ रही क्या बतलाऊं, जन कवि हूं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये कालजयी पंक्तियां लिखने वाले वैद्यनाथ मिश्र यानी कि नागार्जुन की धरा है बेनीपुरी। तो यहाँ की एक अपनी खासियत है, यहाँ की अपनी एक संस्कृति है, मिथिला की संस्कृति है। और आप देखें कि जन कवि के तौर पर जाने जाने वाले सुविख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन का जो गांव है तरौनी, वो इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आप बेनीपुर की बात कीजिए तो यहाँ जो पहला चुनाव हुआ था वो 1967 में हुआ था, लेकिन जब 3 चुनाव यहाँ पर हुए, मतलब 1967, 1969 और 1972, उसके बाद जो है यहाँ पर जो बेनीपुर विधानसभा है उसे विलोपित कर दिया गया, मतलब उसका अस्तित्व नहीं रहा। अब उसके बाद जो है आप देखते हैं कि जब फिर नया परिसीमन होता है 2008-9 में, तब जाकर बेनीपुर विधानसभा सीट को पुनर्गठित किया जाता है और फिर 2010 में यहां दोबारा चुनाव होना शुरू होता है और उसके बाद से यहां पर अभी तक 3 चुनाव हुए हैं। तो बेनीपुर के विलोपित होने से पहले 3 चुनाव हुए और बेनीपुर पुनर्गठित होने के बाद भी यहां पर 3 चुनाव हुए हैं। तो अगर आप बेनीपुर में देखें तो कुल मिलाकर आज तक 6 चुनाव ही हुए हैं विधानसभा के। अब अगर आप देखें कि जो बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसका स्वभाव जो है वो बदला है। जब ये अस्तित्व में खत्म होने से पहले जो 3 चुनाव हुए थे 1967, 69 और 72 में, वहां कांग्रेस का दबदबा जो है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। 3 के तीनों मुकाबले जो है वो कांग्रेस ने जीते थे। ये चीजें जो है वहां पर दिखती है। 2 बार कांग्रेस, 1 बार लोकतांत्रिक कांग्रेस, तो 3 बार ये सीट जो है उस समय कांग्रेस के नाम रही। लेकिन जब ये 2010 में पुनर्गठित होने के बाद यहां चुनाव हुआ तो 2010 में पहली बार कमल खिला। और कमल किसने खिलाया? जो अभी यहां से सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, वो 2010 में यहां से कमल खिलाने में सफल रहे। लेकिन 2015 से चीजें बदली और बाद में 2 जीत जो है जेडीयू के नाम रही। अब अगर हम बेनीपुर विधानसभा की बात करें तो कुल 6 चुनाव यहां पर हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 बार और लोकतांत्रिक कांग्रेस को 1 बार, मतलब कांग्रेस के नाम 3 जीत है। जनता दल यूनाइटेड 2 बार यहां पर कामयाब रहा है, तो बीजेपी को भी 1 बार सफलता मिली है। जो बेनीपुर के पहले विधायक हैं वो हैं भूप नारायण झा, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे। 1967 में उन्होंने जीत हासिल की थी। जब आप बेनीपुर विधानसभा सीट को देखिएगा तो यह ब्राह्मण बहुल्य विधानसभा सीट है और इसीलिए यहां पर जो है आपको ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो इसी जाति से देखने को मिलेंगे। यहां पर आखिरी 3 चुनाव में क्या कुछ हुआ, अब हम उसे आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और उस आधार पर हम आगे जो है क्या संभावनाएं बन सकती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। 2010 में यहां पर अगर आप देखें तो आरजेडी से हरिकृष्ण यादव जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने जो है यहां पर गजेंद्र झा को टिकट दिया था और गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। गोपाल जी ठाकुर को आए 43,222 वोट, मतलब कि 40.33% वोट। हरे कृष्ण यादव दूसरे स्थान पर रहे, उनको 22,265 वोट आए, मतलब 27.31% वोट। और कांग्रेस प्रत्याशी गजेंद्र झा जो हैं वो तीसरे स्थान पर रहे 10,184 वोटों के साथ, लगभग 9.5% वोट उनको भी आए। तो गोपाल जी ठाकुर को जीत मिली 13,957 वोटों की। तो 2010 में जो पुनर्गठित होने के बाद बेनीपुर में पहला चुनाव हुआ उसमें जीत भाजपा को मिली। लेकिन 2015 में महागठबंधन बन चुका था। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस तीनों एक साथ थे
और एनडीए फोल्डर में जो है बीजेपी थी, एलजेपी थी, जीतन राम मांझी की पार्टी थी और कुछ और पार्टियां जो है वो इसमें शामिल थी। तो यहां पर जो है टिकट जो है सुनील चौधरी को जो है यहां जेडीयू ने टिकट दिया। उन्होंने 69,511 वोट लाए, मतलब 46.88%। तो जो महागठबंधन बना था उसका असर इनके वोटों में परिलक्षित होता है। गोपाल जी ठाकुर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बीजेपी के उनके सामने थे, उनको आए 43,068 वोट, मतलब कि 29% वोट, 29.04 एग्जैक्टली अगर कहें तो यहां पर जीत जो है सुनील चौधरी को मिली 26,443 वोटों की। तो बिल्कुल एक तरफा जीत थी उनके लिए। फिर 2020 आता है और तब जो है जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था और एक नया गठबंधन आरजेडी ने बनाया था कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों के साथ। लेकिन यहां पर सुनील चौधरी का टिकट जो है सिटिंग विधायक होने के बावजूद जो है वो कट जाता है और यहां पर विनय कुमार चौधरी जो है वो जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनका तीर बिल्कुल जीत के निशाने पर लगता है। उनको आता है 61,416 वोट, मतलब कि 37.6% वोट। कांग्रेस प्रत्याशी थे मिथिलेश कुमार चौधरी, उनको आए 54,826 वोट, मतलब लगभग 33.5% वोट। और एलजेपी ने जो है यहां से कमल विनोद झा को चुनावी मैदान में उतार दिया था और उनको आ गए 17,616 वोट, मतलब 10.8% वोट। तो यहां पर जो है जेडीयू के वोटों में डेंट जरूर लगा, लेकिन बावजूद इसके उसे जीत मिल गई 6,590 वोटों की। तो विनय कुमार चौधरी अभी यहां के सिटिंग विधायक हैं। तो अब 2025 में क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। संभावित दावेदार कौन कौन है अलग अलग पार्टियों से, कौन यहां पर चुनाव लड़ना चाहता है, क्या बीजेपी भी इस सीट पर दावा ठोक रही है। तो इन चीजों को अगर हम देखें तो देखिए जेडीयू से प्रत्याशी तो विनय कुमार चौधरी ही दिख रहे हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनका दावा सबसे सशक्त दिखता है। लेकिन बीजेपी से भी कई प्रत्याशी बनना चाहते हैं और कई लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं। पिंटू झा हैं, रामनारायण ठाकुर हैं, अवधेश झा हैं, निभा देवी, वीणा देवी, तो ये सब बीजेपी के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी से भी कई दावेदार हैं, हालांकि ये सीट पिछली बार गठबंधन में कांग्रेस को गई थी और मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं है, 6,500 वोटों का रहा है, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी से जो है यहां पर दावा बनता हुआ दिख रहा है और जो पहला नाम दिख रहा है वो उन्हीं का दिख रहा है जो पिछली बार यहां एलजेपी से लड़े थे। उन्होंने राजद जो है वो ज्वाइन कर लिया है और जब लालू प्रसाद यादव मुंबई गए थे तो उस वक्त जो है वहां उनकी मुलाकात भी हुई थी और इसलिए ये लालू परिवार के भी क्लोज हो गए, तेजस्वी यादव के भी क्लोज हैं। तो हो सकता है कि इनको टिकट मिले, ये लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। कमल राम विनोद झा उर्फ कमल सेठ के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इसके अलावा राजीव कुशवाहा हैं, वो भी जो है टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस से मिथिलेश चौधरी का दावा सबसे मजबूत है। माधव झा हैं, जन सुराज से भी कई प्रत्याशी हैं, रामकुमार झा, डॉक्टर अली इमाम, अरविंद ठाकुर, ये सारे लोग जो है टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किनको टिकट मिलता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा और जब टिकट मिल जाएगा, टिकटों का बंटवारा हो जाएगा, तब इसे और जो है अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। फिलहाल अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ें तो जैसा मैंने कहा कि ये ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीट है और यहाँ पर आप देखिएगा कि जो एससी वोटर्स हैं वो 15.24% हैं। तो 15.5% के आसपास अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 13.7% हैं। यादव 15 से 16% के आसपास हैं। देखिए ये सारे अनुमानित आंकड़े हैं। तो यादव 15 से 16% हैं। तो जब आप MY देखते हैं तो वो 29 से 30% का दिखता है और जब आप
कांग्रेस के वोट देखते हैं पिछली बार, तो वो 33.5% जो है आपको दिखता है। राजपूत वोटर्स और जो भूमिहार वोटर्स हैं वो 2.5 से 3% के आसपास हैं। ब्राह्मण यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में हैं, 20.5 से 21.5% के आसपास। तो सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं वो 24% हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ कायस्थ भी हैं, कर्ण कायस्थ जो है इस क्षेत्र में मिलते हैं, वो भी हैं यहाँ पर। कोयरी 2 से 2.5%, कुर्मी 4 से 4.5%, तो 6 से 7% जो है कोयरी और कुर्मी मिलाकर हो जाते हैं। वैश्य भी 6-7% हैं। तो अगर आप परंपरागत वोटरों की बात करती हैं जो कि किसी पार्टी को वोट करते हैं, तो आप अगर देखिए तो जो एनडीए का है वो 36 से 38% के आसपास पहुंचता है, तो एमवाई जो है 29 से 30% के आसपास पहुंचता है। लेकिन यहां पर धानुक वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, मंडल 6% हैं और मल्लाह वोटर 5 से 5.5% हैं। तो ये परीक्षा आपको मंगनीलाल मंडल की और मुकेश सहनी की भी कि ये जो 11-12% वोट हैं, क्या वो ट्रांसफर करवा पाते हैं आरजेडी या महागठबंधन का जो भी कैंडिडेट होता है उनकी तरफ, और अगर वो कैंडिडेट जो है वीआईपी का नहीं होता है तो क्या उस परिस्थिति में मल्लाह वोटर्स जो है वो आरजेडी की तरफ जाएंगे। ये एक जो है बड़ा सवाल है जिसका कि जवाब हमको इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है वो मिलने वाला है। इसी तरह से मंगनीलाल मंडल की भी परीक्षा है कि वो मंडल वोटर्स को कितना अपने गठबंधन की तरफ ट्रांसफर करवा पाते हैं, और अगर वो ट्रांसफर करवा पाते हैं तो बिल्कुल एक करीबी मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि 29-30 है, ये 11 अगर आप जोड़ दीजिए तो 40-41% के आसपास का आंकड़ा पहुंच जाएगा, जबकि एनडीए के परंपरागत वोटर जो है वो 36 से 38% रह जाएंगे। तब ऐसी परिस्थिति में जो एससी वोटर्स हैं 15.24% और ओबीसी और ईबीसी जो हैं 8 से 9% यहां पर, तो आप अगर इनको देखिए 22-23% वोट ये तय करेंगे कि बेनीपुर का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो इस बार जो है बहुत सारी परीक्षाएं हैं, चुनाव से पहले भी और दौरान चुनाव भी, कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण होता है, किसके पक्ष में होता है, या फिर जो किसी वोट का दावा कर रहे हैं वो जहां लड़ते हैं वहां तो मिलता है लेकिन दूसरी जगह दूसरे को ट्रांसफर नहीं करवा पाते। इन सारी चीजों की जो है परीक्षा इस बार बेनीपुर के विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इस एरिया में जहां पर भी आपको मल्लाह वोटर्स और मंडल वोटर्स अच्छी संख्या में, उन सारी जगहों पर ये चीजें होनी हैं। इसके अलावा कुशवाहा वोटर्स पर भी लोगों की नजर है, क्योंकि आरजेडी उन्हें भी साधने में लगा हुआ है। कितना सफल हुआ है, जबकि एनडीए सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर और नीतीश कुमार का जो लव कुश कॉम्बिनेशन आज तक रहा है उसके नाम पर उसे अपनी तरफ देख रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है इस चुनाव में स्पष्ट होंगी। फिलहाल बेनीपुर में जो देखकर लग रहा है यहां एक कांटे का मुकाबला हो सकता है उस परिस्थिति में जब आपको मंडल वोटर्स और जो मल्लाह वोटर्स हैं वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट होते हैं तब। चलिए, तो बेनीपुर का भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है। ब्राह्मण बाहुल्य इस विधानसभा में मुकाबला कितना दिलचस्प और चुनाव के करीब आने के साथ ही हो जाएगा, उस पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी। कैंडिडेट कौन कौन होंगे और मुकाबले को कितना दिलचस्प बनाएंगे आपको हम बताते रहेंगे।